ये जो विषय है बड़ा समीचीन है, वो इसलिए कि नई शिक्षा नीति आई है और मातृभाषाओं में शिक्षण पे बल है और मातृभाषाएं बहुत सारी हमारे देश में हैं। रिसोर्सेज की कमी है और इसलिए बिना टेक्नोलॉजी ये संभव नहीं हो पाएगा। और टेक्नोलॉजी भी कैसी, भारत की अपनी एआई होनी चाहिए जो बहुभाषिक होगी, बहुसांस्कृतिक भी होगी। वो बहुत ही समझता हूँ निपुण एआई हमें लाना होगा, जो कि एक सस्ती एआई भी होगी, सबको सुलभ भी होगी। तो इन सारे विषयों पे मैं एक चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। माध्यम जो है हमारे स्लाइड्स का अंग्रेजी है और व्याख्यान मिश्र भाषा में हाइब्रिड मोड में करेंगे। तो जो चैलेंजेस हैं एक बहुभाषिक समाज को शिक्षित करने में, वो थोड़ी अलग होती हैं और हमारे देश की तो बहुत ही विचित्र हैं। जो एक डाइवर्स कम्युनिटी को शिक्षित करना और जिसमें कि लर्निंग कैपेसिटीज बहुत तरह की हैं, मौखिक परंपरा है और साक्षरता का भी विषय है और 100% लिटरेसी हमारे देश में नहीं आई है। हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 100% लिटरेसी नहीं आई है। मल्टीपल लर्निंग पर्पसेस भी हैं और आवश्यकताएं भी हैं। हम क्यों शिक्षित होना चाहते हैं ये भी अलग अलग है। हर आदमी डिग्री ही नहीं लेना चाहता और जो शिक्षार्थी होंगे वो हर स्तर के होंगे, हर उम्र के होंगे। जब हम ग्लोबल क्लासरूम की बात करेंगे तो हर उम्र के, हर संस्कृति के, हर भाषा के छात्र हमारी कक्षा में हो सकते हैं। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक समाज हमारा है। भाषा का बैरियर है और भाषाएं मिश्र भी हो रही हैं। लिपियां बहुत सारी हैं, लिपियों की भी मिक्सिंग हो रही है और ऐसी भाषाएं भी हैं जिन पे काम हुआ नहीं है, जिसको लिखा भी नहीं जाता। सिर्फ अभी भी वो मौखिक परंपरा की भाषाएं हमारे देश में भी हैं। अब भारत में इन सब विशेष परिस्थितियों में हमने शिक्षा को कैसे प्राप्त किया पहले और अभी क्या हो रहा है। तो पहले तो हम गुरु शिष्य परंपरा में थे और शिक्षा का माध्यम ओरल ट्रेडिशन ही हुआ करता था। आश्रम में शिक्षक और छात्र 1-to-1 बात करते थे और मौखिक परंपरा में शिक्षा होती थी। उससे हमने क्या किया, मैकॉले का जो अल्फाबेटिक सिस्टम था 1835 में, वो उसमें चले आए हम और करिकुलम बेस कर दिया उसको। पहले हमारी शिक्षा एक्सपेरिमेंटल थी और हमारी जो स्थानीय समस्याएं थी, कंटेंट उसमें होता था। हमारी शिक्षा हमारी स्थानीय समस्या को हल करने के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया है कि कॉलोनियल जो हमारी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षा नीति मैकॉले का 1835 में उसको लागू किया गया, क्योंकि वो उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आधारित थी। और विषय की कोई सीमा नहीं थी। वेदांग में 6 वेदांग थे, आन्वीक्षिकी पद्धति थी और कोई भी विद्यार्थी कोई विषय पढ़ सकता था। उसको हटा के हमने क्या किया, साइंस को अलग कर दिया, आर्ट्स को अलग कर दिया, सोशल साइंस को अलग कर दिया। और एक बच्चा जब किसी विषय में बहुत यंग होता है, 12वीं करने के बाद बच्चे को लगता है कि अब वो बीएससी करे कि बीए करे कि बीकॉम करे। एक बार जो ले लिया फिर बाद में उसको परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती। अब अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति में आपने माइनर की व्यवस्था की है, बहुत अच्छा एक उपक्रम है। मुझे लगता है ये काफी उपयोगी होगा। अब जो हमारे शिक्षा का जो ध्येय था, यूनिवर्सलिज्म था, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात थी, एथिक्स और मोरालिटी पे बेस्ड थी। अब क्या हो गया है, जो पाश्चात्य पद्धति हमने ली है, सेल्फ सेंटर्ड, जो इंडिविजुअलिज्म है, आप एज एन इंडिविजुअल बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर लोभ है, फिर एग्रेशन है, कंपटीशन है, एक दूसरे पे डोमिनेट करना है, फिर धीरे धीरे शासन करना है, कॉलोनाइज करना है, वार होंगे, झगड़े होंगे। वो सारी बातें पश्चिम की सभ्यता के हैं। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं थी और ये सारी बातें हमारे यहाँ आई। हमारी शिक्षा जो थी वो सस्टेनेबल,
हम आदर करते थे अपने पर्यावरण का, सम्मान करते थे। जब भोजन भी करते हैं तो हम आसपास के सारे दृश्य अदृश्य लोगों को उनका हक देते हैं, भोजन देते हैं, नैवेद्य देते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो आपके लाभ के लिए है, आप उसको इस्तेमाल करें। जो भी रिसोर्स है, जल है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, सबको आप खत्म कर डालिए। तो ये परिवर्तन हुआ है, पहले हम क्या थे, अब क्या हुआ है। अब जो हमारे देश में आजकल की सच्चाई है वो भी देख लें जरा सा। पहली सच्चाई, बहुत ही डाइवर्स एक देश है और मेरे ख्याल से विश्व में अकेला ऐसा राष्ट्र है इसमें इतनी विविधता है, एथनिक हो, कल्चरल हो, भाषाई हो, और जो आप पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा होने वाले हम लोग दुनिया में। असाक्षरता भी है और रिसोर्स की बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी बात, जो ब्रिटिश सिस्टम का लेगेसी अब तक हम ढूंढ रहे हैं। 1835 का मैकॉले का एक्ट अब तक जो है दृश्य अदृश्य रूप में चल रहा है हमारे पास। दूसरी सच्चाई, नई शिक्षा नीति आई है और उन्होंने, इस शिक्षा नीति ने एक वेलकम एक उपक्रम किया है कि भाषाओं पे जोर दिया है, मातृभाषा में जो प्राइमरी एजुकेशन हो इस पे बल दिया गया है। लेकिन मातृभाषाएं, पिछला जो हमारा सेंसस था 2011 का, उसमें 270 मातृभाषाएं गिनाई गई हैं, जिनके बोलने वाले 10,000 से ज्यादा लोग हैं। और 10,000 से कम लोगों की बात करें तो 19,500 भाषाएं हमारे देश में होती हैं। उनमें से 121 को भाषाएं मानी गई हैं, पूरी भाषाएं। 22 अनुसूचित भाषाएं हैं 4 भाषा परिवारों में, वो भी क्वेश्चनेबल है। 4 भाषा परिवार की बात हम करते हैं, उस पर मैंने बारंबार सवाल उठाए हैं। और हिंदी प्रत्यक्ष रूप से 50-55% कह लीजिए, और अप्रत्यक्ष रूप से 81%, 82% हिंदी के बोलने समझने वाले लोग अब हैं, जो एक बहुत बड़ी, एक मैं समझता हूँ कि एक स्थिति हो रही जहाँ पर हिंदी एक अंग्रेजी को रिप्लेस कर सकती है। और अंग्रेजी बोलने वाले 10% है। दूसरी सबसे बड़ी भाषा देश की अंग्रेजी है हिंदी के बाद। और देखें तो एक और सच्चाई है कि 90% लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ज्यादातर संस्थानों में है। तीसरी सच्चाई देखें तो जो शैक्षणिक संस्थान है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश की, वो स्थिति अच्छी नहीं है। 6.5 लाख के करीब गांव हैं और 790 के करीब विश्वविद्यालय हैं, 37,000 से ऊपर कॉलेजेस हैं और 11,000 से ऊपर स्टैंड अलोन संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और 15 लाख स्कूल और 85 लाख शिक्षक, और देखिए 25 करोड़ के करीब हमारे छात्र गिनाए गए हैं, किसी एक डेटा में मैंने देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी स्थिति नहीं है देश में। और ग्राउंड रियलिटी 4 अंग्रेजी माध्यम है तकनीकी शिक्षा का, जहां पर कि संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हम समझ नहीं पाते कि बर्नौली थ्योरम क्या है और उसको रट लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, रट लेते हैं और फिर रट के ही आगे बढ़ते रहते हैं। कई तो लोग गणित के थ्योरम्स को भी रट लेते थे। और जो शिक्षा का, जो उच्च शिक्षा का माध्यम अधिकांश जगहों पे अंग्रेजी ही है। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में। और ऐसा नहीं कि हमारी जो अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें कंटेंट नहीं है और हम शिक्षा का माध्यम नहीं कर सकते, तो कई तरह की समस्याएं हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब अंग्रेजी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा देश की है। शिक्षा का माध्यम और गवर्नेंस अंग्रेजी रही है और ये बहुत सारी समस्याएं पैदा करती हैं। मैकॉले की लेगेसी जो 1835 की है, उसको 200 वर्ष होने वाले हैं। 2000 अभी आगे मैं समझता हूँ 23 अभी 13 वर्ष में हम 2035 में 200 वर्ष उसके पूरे कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजी को हटाना क्या आसान काम है और क्या उसकी समस्याएं हैं, वो भी एक हमें देखना पड़ेगा। अब अच्छी बात क्या है, जिसको हम सिल्वर लाइन कहते हैं, कि भारतीय भाषाओं का निरंतर उत्कर्ष हो रहा है, वो बढ़ रही हैं तेजी से।
लेकिन जो डिजिटल कंटेंट है उसमें जिसका उपयोग हम करेंगे शिक्षण में, उसकी कमी बहुत ज्यादा है। अब 22 जो हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों अन्य भाषाएं हैं, उन सब का योगदान डिजिटल कंटेंट में 1% से भी कम है। और अंग्रेजी अकेली 53% डिजिटल कंटेंट है उसका इंटरनेट पे। लेकिन जो 10 नए लोग जो अब जुड़ रहे हैं इंटरनेट से, उनमें से 9 लोग भारतीय भाषा या तो प्रयोग कर रहे हैं या उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अवसर हो जाता है प्रशासकों के लिए और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के लिए, कि भारतीय भाषाओं पर ध्यान दें। तो चैलेंज है अभी कि जो मास एजुकेशन हो नॉन इंग्लिश पॉपुलेशन के लिए, तो कैसे होगा उनकी मातृभाषा में करना है? क्या बिना टेक्नोलॉजी के हम कर पाएंगे? क्या बिना वोकैबुलरी के कर पाएंगे? क्या शब्दावली के, कंटेंट के कर पाएंगे? अब शब्दावली नहीं है तो कंटेंट कैसे होगा? कंटेंट नहीं है तो शिक्षण कैसे होगा? तो जो शब्दावली निर्माण है बहुत अहम कार्य हो जाता है। इसमें जो हमारी संस्था है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पे हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और कार्य में काफी गति अभी आई है। और ये जो शब्दावली निर्माण है, विशेष कर हम विषयों में ध्यान दे रहे हैं, भाषाओं में भी ध्यान अब देंगे। अब ये तय बात है कि सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से इतने बड़े देश, इतनी भाषाएं, इतने लोगों को हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो हमें उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज suitable technologies and those technologies have to be driven by artificial intelligence. तो 2 तरह की जो टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, उनमें अब ध्यान दें। एक तो भाषा की टेक्नोलॉजी चाहिए, AI ड्रिवन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, क्योंकि हमारी भाषाएं बहुत सारी हैं और भाषाओं में ही हम लोगों को शिक्षित करेंगे। भाषाएं माध्यम होंगी और भाषाओं के जरिए हम लोगों तक ज्ञान पहुंचा पाएंगे। और दूसरा जो चाहिए हमें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। दोनों ही हमें चाहिए। किस तरह के दोनों होंगे उसकी बात हम कर लें कि भाषा प्रौद्योगिकी और जो शिक्षण प्रौद्योगिकी, दोनों ही हमारे देश की अपनी विशेषताएं वाली होंगी। हमारे यहाँ हम बात करेंगे भाषा प्रौद्योगिकी में इनपुट आउटपुट टूल सारी भाषा में चाहिए। कल को मुझे खासी में, संथाली में, मणिपुरी में, बोडो में यदि कंटेंट बनाना है विज्ञान का या फिर किसी भी विषय का, तो कीबोर्ड तो चाहिए लिखने के लिए। कीबोर्ड नहीं है तो वॉइस टेक्नोलॉजी चाहिए, हम बोलें और मशीन टाइप करें। रियल टाइम मशीन अनुवाद चाहिए होगा कि भाई हम 270 मातृभाषाओं में शिक्षक तो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो मैं अभी हिंदी में व्याख्यान दे रहा हूं और मेरे व्याख्यान को रियल टाइम अनुवाद जो है सारी भाषाओं में मशीन करे। फिर टेक्स्ट, डायलॉग, स्पीच और मल्टी मोडल टेक्नोलॉजी आवश्यकता पड़ेगी। टेक्स्ट को समझना, स्पीच को समझना, डायलॉग को समझना, और मैं भी बात कर रहा हूं साथ में हाव भाव भी व्यक्त कर रहा हूं। हाव भाव को भी समझने की विधा होनी चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ना, इमोशन को डिटेक्ट करना और टेक्स्ट की समरी बनाना। यदि कोई बड़ा टेक्स्ट है, छात्र समझ नहीं पा रहा है, ज्यादा समय इंटरनेट पे लगा रहा है उस लेसन के सामने, तो मुझे लगता है कि वो लेसन कठिन है। छात्र को उसकी एक समरी, सीधी सपाट समरी चाहिए होगी ताकि वो समझ सके। तो वो लेसन को समराइज करना होगा। फिर अर्थ को समझना होगा, उस टेक्स्ट का अर्थ क्या है, और हमें सेमांटिक्स को काफी डिटेल में प्रोसेसिंग उसकी करनी पड़ेगी। इसका मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकबोन है। जो एआई के फाउंडर जॉन मैकार्थी ने कहा कि एआई तभी सफल हो पाएगी जब कंप्यूटर मानव भाषा को समझ पाएगा। मानव भाषा में लिखे टेक्स्ट को जब कंप्यूटर समझ लेगा तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सफल हो पाएगी। अब जो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या चाहिए हमारे देश में? एक तो देखिए सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। हमने टेक्नोलॉजी निर्माण किया, सर्वर पे डाल दिया, एआई का बूटस्ट्रैपिंग कर दिया, इंटरफेस या रैपर लगा दिया। अब एआई जो है उस सर्वर पे रखे कंटेंट को ऑन द फ्लाई मल्टीलिंगुअल डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, डायनेमिक इंटरैक्टिव कंटेंट हो,
सफिशिएंट मल्टीमीडिया सिमुलेशंस हो। इंटरैक्टिव कंटेंट डायनेमिक इसलिए कि जो छात्र है, लर्नर है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के आधार पर ही हम कंटेंट बनाएंगे। और एक ही कंटेंट सबको देंगे तो सबकी समझने की क्षमता अलग अलग है। हम एक ही सबको देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। एक क्लासरूम में, जब छोटे से क्लासरूम में बच्चों के समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो बड़े ग्लोबल क्लासरूम में तो असीमित क्षमताएं हो सकती हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी क्षमताओं में। तो वहां पे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो छात्र चाहता है, जिसको समझ सकता है, वैसा ही कंटेंट मशीन बना के ऑन द फ्लाई डायनेमिक कंटेंट दे। फिर लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम, जो लर्नर है, शिक्षार्थी है, वो कैसा समझ रहा है, कितना समय किसी पाठ पे दे रहा है, कैसे उसके टेस्ट हो रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे हो रहे हैं, उसका पूरा लेखा जोखा एक सिस्टम करता रहे। और फिर छात्रों का वर्गीकरण करता रहे, किस छात्र पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, और कैसे छात्रों की रेटिंग भी करनी है। एक कमजोर छात्र को हम एक एडवांस छात्र से रेटिंग करेंगे तो ग्रेडिंग उसकी सही नहीं होगी। तो रिलेटिव ग्रेडिंग की बात करनी है। ये सारी बातें एक लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम विद सोफिस्टिकेटेड एआई की बूटस्ट्रैपिंग से संभव हो पाएगा। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हर कोई शिक्षा प्राप्त डिग्री के लिए नहीं करता। मुझे शिक्षा लेनी है एक विशेष कार्य के लिए, अपने डे टू डे जो हमारी आवश्यकता है उसको मीट करने। जैसे किसान एक है, मान लीजिए विदर्भ का किसान है, वहां पानी की समस्या है। अब वो ये देखेगा भाई पानी के सोर्सेस कहाँ कहाँ ऑल्टरनेटिव हैं जो अपने खेतों को मैं सिंचित कर सकूं, छींच सकूं। उसके लिए हो सकता है विशेष वो कोर्स करना चाहे, या किसी के खेत में कीड़ा लग रहा है वो करना चाहे। तो मेरे ख्याल से जो कोर्सेज उस तरह से हो जो हमारी आवश्यकता को मीट करें। अब जो ई लर्निंग है, मैं समझता हूं कि जो अल्टीमेट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यहां पे हम बात करते हैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो। यानी शिक्षा का पूरा जो मॉड्यूल है वो एक रोबोट है, वो आपको शिक्षित कर रहा है। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जैसे जो संयंत्र होंगे, जिसकी बात आगे करने वाले हैं हम, वो होगा उसमें। अब ई लर्निंग क्या है, ई शिक्षण जिसकी बात करते हैं, एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी नाम से विषय है जो बहुविषयक है और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्सटेंशियल इस्तेमाल होता है। तो ALT has substantial use of artificial intelligence, and AI would be very typical. If you want to consider AI in India, it would be very typical of Indian situation. अब हम करते क्या है ई लर्निंग में, हम ICT का प्रयोग करते हैं टू एक्सेस एजुकेशनल करिकुला आउटसाइड कन्वेंशनल मोड ऑफ क्लासरूम लर्निंग। अब जो क्लासरूम लर्निंग है वो कंट्रोल्ड होती है, वहां पे आप एक करिकुला बेस्ड पढ़ाई करते हैं। समाज में आपकी लर्निंग कंट्रोल नहीं होती है। पानी स्वच्छंद रूप से नदी में बहता है और उसी पानी को आपने एक पाइप में बहा दिया, तो एक कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड स्वच्छंद लर्निंग है। तो ई लर्निंग स्वच्छंद लर्निंग को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करता है, प्रयोग करता है। दोनों तरह की बातें होती है। पार्शियल में हम ह्यूमन मशीन को मैन मशीन को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंप्लीट में फुली ऑटोमेटिक ई लर्निंग की बात करते हैं हम। इसमें ह्यूमन के लिए कोई रोल नहीं होता। एक बार ई लर्निंग सॉफ्टवेयर चालू हो गया तो ह्यूमन बाहर हो जाता है पीस और सिस्टम से। तो कल के जो विश्वविद्यालय होंगे वो ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे, ये सॉफ्टवेयर ही विश्वविद्यालय होगा और 1-to-1 हम ट्यूटर लोगों को करेंगे। यानी जितने छात्र उतने ही टीचर हो गए और हर छात्र की आवश्यकता अलग अलग है, तो इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम भी उसी तरह का हो जाएगा। छात्र की आवश्यकताओं को समझ के वैसा ही ट्यूटर हो जाएगा, वो उसी तरह का शिक्षण वो उसको करेगा। अब ई लर्निंग जो है ये फुली ऑटोमेटिक है, ऑफ कैंपस लर्निंग। अब तीन जो ई शिक्षण के जो मोड है, ऑन कैंपस में जो कन्वेंशनल लर्निंग है, हम कैंपस में जाके पढ़ाई करते हैं, जो बहुत महंगी होती है, कम छात्र ही आ पाते हैं, कई तरह के उसमें बंधन होते हैं, बंदिशें होती हैं। और ऑफ कैंपस लर्निंग में इग्नू दुनिया का मैं समझ सबसे बड़ा ऑफ कैंपस एक संस्थान होगा, मुझे लगता है। उसमें हम डिस्टेंस शिक्षण की बात करते हैं और ब्लेंडेड में दोनों की बात करते हैं। जो 5 तरह के ऑफ कैंपस मोड्स हैं लर्निंग के, उसमें एक ही लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है। वर्चुअल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में है।
डिजिटल लर्निंग में हम ऑफलाइन डिजिटल टूल्स की बात करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या था चर्चा करेंगे आगे। जिस टूल को हम डाउनलोड करके लोकली इंस्टॉल करके चलाते हैं और स्टॉप करते हैं, these are called offline tools. We can locally install, we can start and stop a software. These are locally installable. But online tools are not locally installable. They are installable on a server. We have no control over once the software starts running. ऑनलाइन लर्निंग में हम कई तरह के टूल्स का प्रयोग करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग आपने देखा, इसमें हम डिग्री की बात भी करते हैं। लेकिन ई लर्निंग जो होता है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, नो इंटरेक्शन विद रियल टीचर्स व्हाटसोएवर, और इवन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो कंप्लीट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज व्हाट ई लर्निंग इज सपोज्ड टू बी। इनफैक्ट जेएनयू ज्वाइन करने से पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट था ई लर्निंग कंपनी में, अमेरिका में, ह्यूमन कैनेटिक्स में। तो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते थे। तो उसी का अनुभव है जिसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ई लर्निंग जो है एक बहुविषयक शोधक क्षेत्र है, और यदि आप इसकी थ्योरीज पे जाए तो कई तरह की थ्योरी इस पे काम कर रही है। एक हम जनरल थ्योरी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय परंपरा की थ्योरी है इंडियन थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, सबसे पुराना है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। फिर कॉग्निटिविज्म है, नेटिविज्म है, और बिहेवियरिज्म है, सोशियो कम्युनल कंस्ट्रक्टिविज्म, रिडक्शनिज्म, इन सब की चर्चा थोड़ा सा करेंगे। और स्पेसिफिक में शिक्षा से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसके बाद हम करते हैं, और जो लर्निंग से संबंधित सिद्धांत हैं। इंडियन थ्योरीज में तो आप देखिए बहुत चर्चा हुई है ट्रू लर्निंग क्या है और फॉल्स लर्निंग क्या है, और ट्रू लर्निंग का मीन्स क्या है। और उसमें हमारा तो हमेशा से एक बहुत सांस्कृतिक समाज रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग समाज रहा है, जहाँ पे वेदांतिन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, चारवाक भी न्यायिक, सब एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन फिर भी सब एक जगह रह रहे हैं और एक दूसरे से चर्चा और कर रहे हैं। तो ये एक सबसे, मैं समझता हूँ कि पुराना सिद्धांत शिक्षण में और लर्निंग में होगा तो हमारा ही भारत का होगा। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत बहुत डोमिनेंट सिद्धांत, जिसमें हम बात करते हैं कि समाज में यदि मनुष्य लर्न कर रहा है तो उसके लर्न करने की विधि अलग होती है, और वही मनुष्य यदि क्लासरूम में शिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके शिक्षण प्राप्त करने की विधि कंट्रोल्ड होती है। जैसे कि नदी में पानी बह रहा है स्वच्छंद रूप से, या फिर पाइप में, टैप में पानी बह रहा है कंट्रोल तरीके से। तो जो ई लर्निंग का जो सिद्धांत है, गोल है, उद्देश्य है, वो समाज को, वो में जो शिक्षण होता है या लर्निंग होती है, उसको वो सिमुलेट करने का प्रयास करता है। अब बिहेवियरिज्म थ्योरी है, जहां पर हम कहते हैं लर्निंग बाय ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग करा करा के हम शिक्षण कराते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, फिर उसको रीइंफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। ये बिहेवियरिज्म का सिद्धांत रहा है। फिर कॉग्निटिविज्म में हम ब्रेन की, मस्तिष्क के रोल पे हम फोकस करते हैं। उसमें इंडियन ट्रेडिशन, संस्कार और कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कई इसमें थ्योरिस्ट हैं, विशेष करके नोम चॉम्स्की का बड़ा महत्वपूर्ण रहा बाद में। और रिडक्शनिज्म का प्रयोग आमतौर पर एआई में किया जाता है कि हम वी एक्सप्लेन और मॉडल मशीन टर्म्स ऑफ लार्जर ह्यूमन फिनोमेना। हम मशीन को देखते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करे मशीन, उस लिहाज से हम इसको देखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम छोटे छोटे पार्ट्स के कलेक्शन के रूप में हम देखते हैं। और मैन मशीन, फिर हम कहते हैं कैसे मैन मशीन से इंटरेक्ट करेगा नेचुरल तरीके से, वो सारी बातें होती हैं। तो इन सब के जो कॉमन एरियाज है वो ई लर्निंग लेके आगे बढ़ता है। ई लर्निंग देखेंगे, इट कट्स अक्रॉस द थ्री मेजर थियरीज, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म। अब जो अच्छी ई लर्निंग है उसका मतलब क्या है इधर देखने के बाद, क्योंकि आमतौर पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ई कंटेंट को ई लर्निंग समझते हैं। ई लर्निंग ऑटोमेटेड होता है और उसमें एक बार जब चालू हो गया तो मशीन विल टेक ओवर and will complete the course. It has to be highly interactive, rich in multimedia content, will have a lot of illustrations and simulations. It has to be absolutely need based. हम वो चीज ना दें जो कि यूजर को चाहिए ही नहीं। जो मुझे आवश्यकता है मैं वही पढ़ूं। मैं a+b² पढ़ता रहूं, मुझे उसकी आवश्यकता कहां होती है मुझे नहीं पता। तो ऐसी चीजें ना पढ़ाएं जिसको
छात्र को जिसकी आवश्यकता ना हो, और वो जो ई लर्निंग होगा यूजर का फीडबैक तुरंत रिसीव करेगा, उसका जवाब देगा, इवैल्यूएशन करेगा, और जो प्रशासनिक जो कार्य है उसको भी हैंडल करेगा। हम यदि एक्सपर्ट से कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन सिस्टम होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। 3 बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स उसके पार्ट होंगे। सबसे बड़ी बात की हाउ टू एंश्योर गुड इंटरैक्टिव, इसके लिए आपको यूजफुल सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे। हम लोग मैक्रो मीडिया इस्तेमाल करते थे, के सूट्स इस्तेमाल करते थे अपनी कंपनी में, और एक कोल्ड फ्यूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कोल्ड फ्यूजन। प्रोग्राम मेनी लैंग्वेजेस एक्चुअली, कोल्ड फ्यूजन, जावा, जेएसपी, अभी कई तरह की भाषाएं पीएचपी वगैरह भी आ गई हैं। अब जो स्टैटिक कंटेंट होता है, हम एक बार जैसे दे दिया और वो बदलता नहीं है तो वो स्टैटिक कंटेंट होता है। डायनेमिक कंटेंट वो होता है जो यूजर की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलता है, परिवर्तनशील होता है, वो ज्यादा उपयोगी ऑब्वियसली होगा। और डायनेमिक कंटेंट इंश्योर करने के लिए आपके पास यूजफुल इंटरफेस होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, एक फ्रेंडली मेन्यू हो, या फिर नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस हो। अब मेन्यू जैसे अब ये पीडीएफ को मैं भी लोड किया हुआ, मैंने पीडीएफ के मेन्यू है, हर एक मेन्यू का मुझे आइडिया नहीं है कि इस मेन्यू में कौन से सब मेन्यू है, लेकिन मैं यदि स्पीच से कहूं कि एक्रोबैट महोदय आप ये वाला स्क्रीन लोड कर दें तो ज्यादा आसान है। तो नेचुरल लैंग्वेज का इंटरफेसिंग होना चाहिए उसमें, और वो इंटरफेसिंग 3 तरह से होगा, यूनिमोडल टेक्सचुअल, बाई मॉडल स्पीच और मल्टी मॉडल स्पीच और जेस्चर। और सारी की सारी जो यूजर इंफॉर्मेशन है, लर्निंग के जो नट एंड बोल्ट है, जैसे मान लीजिए कंटेंट है, कंटेंट पूरा स्टोर ना करें, कंटेंट के जो कीवर्ड्स हैं, कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, उसको हमने यूजर के इंफॉर्मेशन के साथ डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो हमारा आरडीबीएमएस में क्या है, यूजर का इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड नॉलेज और लेसन के कीवर्ड्स और कंसेप्चुअल टर्म्स स्टोर हो गए। अब उससे कैसा लेसन जनरेट करना है उस पर डिपेंड करेगा कि यूजर चाहता क्या है, यूजर का लेवल क्या है। और कंटेंट वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वेबसाइट हैज टू बी ड्रिवन बाय अ कंपैटिबल वेब सर्वर। उसके बाद आगे करेंगे टेक्निकल। अब इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए देखिए ऑथरिंग टूल्स हैं, हमें लेना पड़ेगा। यदि हम एंड टू एंड डेवलप कर रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश, तो हमें अप्रोप्रिएट टूल्स का चुनाव करना पड़ेगा। टूल्स का चुनाव हम कई पैकेज में लेते हैं या फिर अला कार्टे लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं। कंटेंट क्रिएशन सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, इमेज वीडियो प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग टेक्निक चाहिए, रियल टाइम है या यूजिंग आरटीएसपी, ढेर सारी चीजें हैं, इलस्ट्रेशन, सिमुलेशन। सो यू हैव टू गो टू द माइन्यूट डिटेल्स बिकॉज यू आर डेवलपिंग ए कंटेंट। आप ई लर्निंग बना रहे हैं, जब तक आप डेवलपमेंट टूल्स पे ध्यान नहीं देंगे तो होस्टिंग टूल्स फिर आपको देखना पड़ेगा होस्टिंग टूल्स क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिक्वायर करती है। सारे होस्टिंग टूल्स सारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मैच नहीं करते, उनकी आपस में ट्यूनिंग होती है। अब क्या क्या टूल्स हैं अवेलेबल इंटरनेट इस पे ई लर्निंग के लिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक होता है। सर्वर लैंग्वेजेस जैसे मैंने बताया, जेएसपी, एएसपी, कोल्ड फ्यूजन। डेटाबेसेस आपको चुनने पड़ेंगे। एसक्यूएल सर्वर आप जैसे प्रोप्राइटरी है या आपको ओरेकल प्रोप्राइटरी है, माई एसक्यूएल फ्री है। मैक्रोमीडिया का पूरा का सूट आता है मल्टीमीडिया मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए। मैक्रोमीडिया फ्लैश डेप्रिकेट हो गया है, एप्लेट्स का भी अब इस्तेमाल नहीं रहा। तो टेक्नोलॉजीज कभी हैं और कल को वो इस्तेमाल से बाहर भी हो जाती है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स आपको चाहिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। अब जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कंटेंट डेवलपमेंट सिस्टम होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर का चुनाव करें तो भारत के लिए एआई का एक एआई ड्रिवन हम ई लर्निंग बना रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कौन से टूल्स फ्री हैं या फ्री नहीं तो बहुत ही सस्ते हैं। तो हमें फ्री एलएमएस चाहिए, हम पेड एलएमएस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, शिक्षा की कीमत बड़ी महंगी हो जाएगी। फिर कैसे डिलीवर करना है, हमें स्टैंड अलोन डिलीवर करना है। हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि भाई डाउनलोड कर लो, अपने कंप्यूटर में, मोबाइल पे इंस्टॉल करो, वहीं लोकली रन करो। तो लोकली रन करने में प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर जो कंटेंट अपडेट नहीं हो पाएगा आसानी से। ठीक है, लैंड वैन पे देना है तो अब तो पुराना हो गया, अब लैंड वैन का उतना रहा नहीं, महंगा भी हो गया लैंड वैन को मेंटेन करना, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। मोबाइल अच्छा एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल पे इंटरनेट है तो आप इंस्टॉल कर लिया आपने और वहां से आप
शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल अपने आप को अपडेट भी कर रहा है इंटरनेट से, और वेब पे है तो वही है, ठीक है। तो वेब तो ऑब्वियसली आप हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि मल्टी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो, यूजर चाहे तो जिस प्लेटफॉर्म उसको इंस्टॉल कर ले, जो उसके पास सुविधा उसको इंस्टॉल कर ले। अब जो ई कंटेंट है वर्सेस ट्रू ई लर्निंग, अब ई कंटेंट जो है, जिन्हें बताया कि हमने किसी विषय का सारे के सारे जो अब जो पीजी पाठशाला या जो भी अभी आजकल हो रहा है, हम जो ई लर्निंग कहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग का जो कोर्स वगैरह बनाया है सबने, वो सारे ई कंटेंट में आते हैं। कुछ भी डायनेमिक कंटेंट नहीं होता, फिक्स होता है कि आपने ये कोर्स लिया, आपका कंटेंट फिक्स है, चाहे कोई विद्यार्थी हो, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन कंटेंट बनाना है हमें, और ई कंटेंट में हम बना देते हैं मल्टीमीडिया रहेगा, एनिमेशन भी रहेगा, किसी एलएमएस से नेसेसरली लिंक्ड नहीं होता। और लर्निंग मैनेजमेंट कितनी की जाती है, बेसिक एडमिशन रिकॉर्ड वगैरह ही वो करते हैं, फी वगैरह ही करते हैं, उससे ज्यादा लर्निंग मैनेजमेंट कुछ नहीं होता उसमें। यूजर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता। आजकल के जितने भी आपको देखेंगे जो सोकल ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं स्वयं वगैरह पे, और स्वयं भी जो ईडीएक्स वगैरह का एक्सटेंशन है, इवैल्यूएशन ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल इवैल्यूएशन होता है। एंड वी नेवर ट्रैक यूजर परफॉर्मेंसेस, देयर इज नो ऑटोमेटिक प्रोसेस टू ट्रैक यूजर परफॉर्मेंसेस। और इतने बड़े देश में, इतने डाइवर्स देश में, हम बिना इन चीजों के हम कर नहीं पाएंगे। अब जो है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस ट्रू ई लर्निंग फ्रॉम ई कंटेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ट्रू ई लर्निंग में हम ऑन द फ्लाई कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट के नट्स एंड बोल्ट्स स्टोर कर रखे हैं डेटाबेस पे हमने, और उसका जो एक्चुअल रीडेबल लेसन आएगा वो इस पे डिपेंड कर गया कि सामने वाला छात्र कौन सा है, उसका लेवल क्या है लर्निंग। जैसे उदाहरण के तौर पे संधि, संस्कृत की संधि पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो संधि पढ़ाने के यदि छोटा बच्चा है तो उसको हम गेमिंग ग्रुप में पढ़ाएंगे। भी दो शब्द मिले, राम अवतार मिले, राम अवतार बन गया, बम जैसा फोटा, राम अवतार बन गया, तो बच्चे को आनंद आएगा, तो जल्दी सीखेगा। वही संधि हम कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वो ज्यादा रिसर्च वाला हो जाएगा, और रिसर्च यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे और एडवांस हो जाएगा, उसमें सूत्र वगैरह की बात करेंगे, अगर सवर्ण दीर्घ पाणिनि सूत्र की बात करेंगे। तो डिपेंड करता है कि एक ही चीज को आप किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पे ही आप कंटेंट का निर्माण करेंगे। नहीं तो एक ही लेसन सबको देंगे तो फिर वो उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। इट सिमुलेट्स रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन। जो यूजर का इंटरेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यूजर किस तरह का फीडबैक दे रहा है, और फीडबैक कई बार तो प्रत्यक्ष होता है, वो कहेगा भाई मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, कई बार वो कहेगा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको ज्यादा समय वो बिता रहा है उस लेसन पे। तो आपने ये पकड़ लिया कि इस लेसन पे एवरेज टाइम जो है 2 मिनट का है, लेकिन ये आदमी, ये छात्र जो है 10 मिनट लगा रहा है, या तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर उसको मुश्किल लग रहा है ये। तो दोनों बात में उस लेसन को जब अगली बार बच्चा आएगा तो उसको आप सिंप्लीफाइड वर्जन प्रस्तुत करेंगे उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसर्च इन रीडेबिलिटी। कौन सा लेसन कितना रीडेबल है, इस पर भी शोध हो रहा है। ढेर सारे शोध एआई में चल रहे हैं, उन सारे शोधों को लेवरेज करना है, उससे लाभ उठाना है, और एक समुचित एआई भारत के लिए उसका निर्माण करना पड़ेगा। इट्स कॉम्प्लेक्स टास्क, इट्स नॉट इजी। यूजर का परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर एक स्तर पे आपको काम लगाना पड़ेगा आपको। अब क्या क्या विशेषकर एरियाज में अब गिनाता हूं, क्या क्या ऐसी एरियाज हैं जहां एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंट सिमुलेशन ऑफ एक्चुअल लर्निंग इन सोसाइटी। अब समाज में हम स्वच्छंद घूमते हैं, समाज से हम इंटरेक्ट कर करके ट्रायल एरर से सीखते हैं, उसको सिमुलेट करने का क्या प्रयास एआई कर सकता है। जैसे मशीन खुद ही समाज, यानी उसका समाज इंटरनेट है, उससे डेटा लेता है, अनसुपरवाइज लर्निंग से मशीन अपने आप को लर्न करता है, सीखता है उत्तरोत्तर। हम भी अपने समाज से डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लेते हैं और उससे हम बारंबार इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो क्या मशीन उस लर्निंग को सिमुलेट कर सकता है, और क्या उसकी लर्निंग मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकती है। इन्वॉल्व्स मल्टीलिंगुअलिटी, मल्टीमोडालिटी। हम बहुभाषिक तरीके से छात्रों को एक्सेस करें, उसको सिखाएं, और कई तरीके से सिखाएं, मल्टीमोडालिटी। और जो एक्सपर्ट सिस्टम है, उसकी बात मैंने की नहीं, हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं किसी एक विषय का विद्वान। जैसे हमने कहा आयुर्वेद का एक्सपर्ट, योग का एक्सपर्ट मशीन हो गया, वेद का एक्सपर्ट, तो वेद को क्या पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया विद्वान हो गया मशीन। ऐसे का एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो टारगेटेड एक्सपर्ट सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए
भी हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। और एनिमेशंस नेचुरल लगे कि भाई एकदम समाज में ही ऐसा है। और लेसन को कस्टमाइज करना छात्र के लिए, छात्र क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उस सब लेसन को हमने बदल दिया। फिर लेसन को समराइज करना है, लेसन बहुत बड़ा है, छात्र को पढ़ने में रुचि नहीं आ रही है, उसको समरी बता दिया हमने। लेसन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, छात्र को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा एकेडमिक लेसन बन गया, छात्र समझ नहीं पा रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऑटोमेटिकली अनुवाद भी कर दिया छात्र को भाषा की समस्या हो रही है तो। और फिर स्पीच सिंथेसिस कर दिया। यदि छात्र पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ नहीं सकता, दिव्यांग है, तो मशीन ने पढ़ दिया उसको। ये सारी बातें करनी पड़ेगी। और लेसन कितना अप्रोप्रिएट है, सेम लेसन हर एक कल्चर के लिए उपयुक्त हो, ऐसी बात जरूरी नहीं है। कई सिंबल जो है किसी कल्चर में अच्छे माने जाते हैं, किसी कल्चर में खराब माने जाते हैं। जैसे स्वस्तिक है, हमारे देश में बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन विदेश में स्वस्तिक अच्छा नहीं माना जाता। तो जो सिंबल्स हम प्रयोग कर रहे हैं लेसन में, कहीं कोई कलर कॉम्बिनेशन है या कोई शब्द है, वो हम ध्यान से प्रयोग करें कि हर आदमी को वो सुग्राह्य हो और किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो उस कंटेंट पे। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, डायलॉग सिस्टम भी हमें देखना पड़ेगा कि मशीन अपने आप डायलॉग करे। आजकल डायलॉग सिस्टम पे बड़ा जोर है, इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल है उसके डायलॉग सिस्टम पे। टूरिज्म इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में डायलॉग सिस्टम का भी काम हो रहा है। हस्तलिखित सामग्री को पढ़ना, हैंड राइटिंग। मान लीजिए हम टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं छात्रों का, छात्र हाथ से लिख के दे रहा है, स्टाइलस में हाथ से लिख रहा है, उसको पढ़ लिया, ऑनलाइन हैंड राइटिंग रिकग्निशन हो गया, या कागज में हाथ से लिख के हमें स्कैन करके भेज रहा है, मशीन ने उसको पढ़ लिया। ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर टीचर को ट्रेन करना है, एआई से टीचर को ट्रेन करना है कि हर टीचर अलग तरह का होता है, उसकी अलग कैपेसिटी होती है, अलग विषय होगा, उसको ट्रेन करना अप्रोप्रिएटली। और डिफरेंशिएटेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हर जो लर्नर है उसकी आवश्यकताएं इडियोसिंक्रेटिक है, उसको समझ के उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाना, यानी 1-to-1 ट्यूटर, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग करना, ऑटोमेट करना प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सारे जो टास्क हैं। और यूनिवर्सल क्लासरूम की बात करना, यदि अब आज ऑनलाइन मैं कोर्स दे रहा हूं तो उस कोर्स में किस भाषा के छात्र किस दुनिया के कोने से होगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी। ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी आपको। तो इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सपोर्ट करना पड़ेगा, हर छात्र को इंटेलिजेंट 1-to-1 ट्यूटरिंग सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जो चैलेंजेस है इन यूजिंग एआई फॉर ई लर्निंग, क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं वो खुद ही इवॉल्व हो रही हैं और बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही हैं। अब इतिहास देखें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का तो कितना परिवर्तन हो रहा है। हमारे अपने विषय में जो संगणकीय भाषा विज्ञान है, हर एक 6 महीने में नई थ्योरी और नई चीजें आ जाती हैं, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। और जो एआई है वो तो और भी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब 90s से पहले एआई कुछ और था, 90s के बाद कुछ और हो गया, आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते एआई में। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एआई हैज इटसेल्फ बीन अ प्रॉब्लम। अब देखिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है मशीन की, सीपीयू से, जीपीयू से, टीपीयू, प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर की बढ़ी है, मेमोरी बढ़ी है, और कॉस्ट काफी घटे हैं, कई सारी बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद तो एआई का जो नेचर है, यदि आप 50s से एआई को देखें और अब तक में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। लेकिन गोल एआई का वही है कि प्राकृतिक भाषा में लिखे टेक्स्ट को समझना जैसे कि मनुष्य समझता है, तभी इंटेलिजेंट मशीन हो पाएगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो प्राकृतिक भाषा में लिखे टेक्स्ट है उसका अनएम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन हो, दुविधा रहित उसका रिप्रेजेंटेशन हो। अब एआई 90 उदाहरण के तौर पर 90s में, अभी जो मशीन लर्निंग से जस्ट पहले का जो काल था एआई का, क्योंकि मैंने दोनों ही काल देखे। उस काल में मैं यूनिवर्सिटी इलिनॉय में छात्र था। 1997 में मैंने कोर्स किया था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में, और उस कोर्स का नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कोर्स में क्या था, प्रोग्रामिंग इन प्रोलॉग, लैंग्वेज प्रोलॉग भाषा है, और प्रोग्रामिंग इन लिस्प। बेसिकली इस कोर्स में दो ही बातें थी, लिस्प में और प्रोलॉग में प्रोग्रामिंग करना। आज यदि आप एआई का कोई कोर्स करेंगे तो आप मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग करेंगे। जो क्लासिकल मेथड्स थे उसमें हम फॉर्मल ग्रामर और लेक्सिकॉन का आधार बनाकर हम पार्सिंग करते थे भाषा का। यदि टेक्स्ट मशीन को समझाना है तो उस टेक्स्ट की पार्सिंग होगी, उसके लिए हम फॉर्मल ग्रामर
और लेक्सिकॉन का इस्तेमाल करते थे। आज वो विधि खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, और हम अब मशीन को डेटा से सिखाते हैं। जो भाषा का व्यवहार है, कॉर्पोरा है, चाहे वो एनोटेटेड है या अनएनोटेटेड है, उससे मशीन को सिखाते हैं, फिर मशीन सीख के प्रोग्राम जनरेट करता है। तो फाइनली हम समराइज करते हैं इस व्याख्यान को कि इस हमारे जो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और ऐसा देश जहां की जन समुदाय बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा हमारा रिसोर्स भी है, भाषाएं बहुत बड़ी हैं और हमारी बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भरे और चुनौतियों से भरे देश में एक आदर्श ई लर्निंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसकी चर्चा कर ले और फिर वहीं पे समाप्त करेंगे। जो आदर्श ई शिक्षण होगा हमारे देश के लिए, वो ज्ञान पे फोकस करेगा, डिग्री पे नहीं करेगा। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं होगी, ज्ञान होगा। और डायनेमिक कंटेंट वो प्रस्तुत करेगा जो शिक्षार्थी के आवश्यकताओं के आधार पर होगा, जिसमें कल्चर क्वोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो कंटेंट कितना उपयोगी है छात्र शिक्षार्थी के लिए, ये महत्वपूर्ण होगा। अब दूसरी बात, स्पीच बेस्ड मल्टीलिंगुअल डिलीवरी। मैं भी व्याख्यान दे रहा हूं, अब 270 मातृभाषाओं में शिक्षक नहीं उपलब्ध करा सकते हर एक स्कूल में, तो मैं व्याख्यान अपनी किसी भाषा में, हिंदी में दे रहा हूं, और उस व्याख्यान को मशीन रियल टाइम में स्पीच टू स्पीच मशीन अनुवाद करके सारे छात्रों को प्रस्तुत करे। जिस भाषा में छात्र सुनना चाहे वो डिवाइस से उस भाषा में मेरी व्याख्यान को सुन ले, तो अपनी मातृभाषा में उपलब्ध होगा सारा शिक्षण उनके लिए। और कोई उपाय नहीं है इस बड़े भूभाग को, बड़े देश को आप एड्रेस करने के लिए। मल्टी मॉडल, जहां पे हम स्पीच के साथ साथ हाव भाव, एक आया था, एक डेमोन्स्ट्रेशन आया था कि एक एआई जो एजेंट है, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जो है, जापानीज में कोई लेक्चर दे रहा है, वो उसने अपने आप को क्लोन कर लिया, उसका 3D इमेज है उस टीचर का, वो जो एआई ने उस इमेज को क्लोन करके वो एक इंडियन या कोई और देश का आदमी, चाइनीज, इंग्लिश, उस हिसाब से उस इमेज की क्लोनिंग हो गई। तो अब वो टीचर जो है एक ऑस्ट्रेलियन दिखेगा, इंडियन दिखेगा, अमेरिकन दिखेगा, और उसी हाव भाव से वो बोलेगा भी। तो जो जापानीज टीचर जापानीज में व्याख्यान दे रहा है, वही एक अमेरिकन छात्र अंग्रेजी में सुन रहा है अमेरिकन टीचर से। तो 3D उसका अवतार है। तो 3D अवतार की बात भी हम ई लर्निंग में करते हैं, जहां पर जैसे मैं व्याख्यान दे रहा हूं, मेरा अवतार सारी भाषाओं में एज इट इज हो जाएगा, और मैं तमिल में व्याख्यान देता हुआ दिखूंगा, मैं मैथिली में व्याख्यान देता हुआ दिखूंगा, सारी भाषाओं में व्याख्यान देता हुआ दिखूंगा। तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ इस टेक्नोलॉजी का, और हमें उसको अडैप्ट करना पड़ेगा भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप, और ये सस्ती भी करनी पड़ेगी इस एआई को। शुड अंडरस्टैंड यूजर क्वेरीज, जो शिक्षार्थियों के डायलॉग हैं, क्वेरीज हैं, उसको समझना समय पे और उसका जवाब देना, निराकरण करना, और मल्टीलिंगुअल कंटेंट ऑन द फ्लाई जनरेट करना, और डिलीवरी इसके मल्टी प्लेटफॉर्म डिलीवरी हो, जो मोबाइल, टैब, ऑनलाइन सारी हो, और सबसे बड़ी बात फ्री हो या एकदम से कॉस्ट इफेक्टिव हो। नहीं तो इस देश में कोई बात नहीं चलती जब तक कि फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। और अब बड़ा गोल जो सबसे है, तो इन माध्यमों से हम एआई, और जो भारत के अनुरूप जो एआई है, और प्रशासनिक मैं समझता हूँ बूटस्ट्रैपिंग, इंटरफेसिंग से, क्या हम अगले 13 वर्षों में 2035 में जो मैकॉले का जो एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था 1835, क्या उसको हम बदल पाएंगे? ये बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। तो मुझे लगता है, मेरा अपना एक मानना है कि चूंकि अब हिंदी 81-82% मुझे लगता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोग अब समझने बोलने लगे हैं, तो बड़ा एक हमारे पास हथियार हो गया है कि अब कम से कम एक भाषा की आवश्यकता पड़े शिक्षा में, तो हिंदी को भी आधार बना सकते हैं, बाकी अन्य भाषाओं में भी हिंदी को आधार बनाए हम उच्च शिक्षा के लिए, और मातृभाषाओं का आधार बनाए हम प्राइमरी शिक्षा के लिए। तो ऐसा भी हम एक कर सकते हैं। इसके लिए कड़े कदम अपनाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ये संभव है मुझे लगता है। तो एक सामूहिक, मुझे लगता है कि एक हमें एक एफर्ट करना पड़ेगा, और इससे हम इसको सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये बहुत ही एक अवसर दिया